Hey guys, welcome back to my channel. Say hi to study. It's Cheshta Vashne, and in today's video we will cover all about the evolutionary theory और historical theory of origin of the state. ये origin of state की थर्ड और लास्ट थ्योरी है. इससे पहले हम लोग डिवाइन थ्योरी और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इन डिटेल कवर कर चुके हैं. सो उनकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. अगर आपने वो नहीं समझी अभी तक तो पहले आप वो समझें, उसके बाद इसको कंटिन्यू करें तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा. ये थ्योरी बहुत ईजी है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो जल्दी से खत्म करेंगे इसको. सो लेट स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर ड्यू. तो इवोल्यूशनरी थ्योरी या हिस्टोरिकल थ्योरी है, उनके नाम से क्लियर हो रहा है कि वो थ्योरी है जो धीरे धीरे कर अपने आप ही इवॉल्व हुई, अपने आप ही बनी, किसी ने बनाई नहीं. ये जो थ्योरी है वो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है इन द वर्ल्ड, मतलब सबसे ज़्यादा इस थ्योरी को माना जाता है, इसकी सबसे ज़्यादा मान्यता है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है, ऐसा माना गया इस थ्योरी में द स्टेट इज़ नेचुरल ग्रेजुअल एंड इवॉल्व इंस्टीट्यूशन. मतलब जो स्टेट है, जो कंट्री है, वो अपने आप ही बनी है, नेचुरली बनी है, किसी ने बनाई नहीं है. ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे बनी है अपने आप. ठीक है, बस इवॉल्व इंस्टीट्यूशन है, मतलब अपने आप ही इवॉल्व हुई है, समय के साथ चेंज हुई है, अपने आप ही बनी है. ठीक है, तो स्टेट जो है इट इज़ नॉट मेड बाई और क्रिएटेड बाई मैन. ठीक है, ये किसी मैन ने नहीं बनाई है. इट इज़ नॉट मैन मेड, इट इज़ नेचुरली मेड बाई द अर्थ और गॉड हिमसेल्फ. ठीक है, उसके बाद द स्टेट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी. मतलब जो स्टेट है वो ह्यूमन सोसाइटी के डेवलपमेंट से बना है. जैसे जैसे ह्यूमन सोसाइटी डेवलप हुई कि पहले हम लोग एज मतलब मंकी की तरह रहते थे, फिर उसके बाद हम लोग और ज़्यादा इवॉल्व हुए, धीरे धीरे करके हम ह्यूमन बीइंग में चेंज हुए. फिर उसके बाद हम लोग देखा जाए तो पहले कोई साइंस नहीं थी, कोई मॉडिफिकेशन नहीं था, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके साइंस आई सोसाइटी में, फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई. अब उसके बाद हम आज के अगर सिनेरियो में देखें तो एआई का यूज़ होने लगा है. तो इसी तरीके से जैसे ह्यूमन सोसाइटी डेवलप हो रही है वैसे वैसे स्टेट भी और ज़्यादा क्रिएट होते जा रहे हैं. या ऐसी ही जो आज के टाइम पे स्टेट हैं वो विद द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी ही अपने आप नेचुरली और ग्रेजुअली इवॉल्व हुए हैं. ठीक है, उसके बाद ये जो इवोल्यूशनरी और हिस्टोरिकल थ्योरी है वो ये कहती है कि इन स्टेट को गवर्न करने के लिए हमें कुछ परफेक्ट और यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशंस की नीड रहती है. अब परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन और जो यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन उनसे क्या मतलब है? कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो हमें इफिशियंटली गवर्न कर सकें और ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको माना जाए, कोई उनको अपोज ना करे, उनका खुद का एक सिग्निफिकेंस हो. इवोल्यूशनरी थ्योरी, हिस्टोरिकल थ्योरी सीधी बात ये कहती है स्टेट मैन मेड नहीं है, वो ग्रेजुअली नेचुरली इवॉल्व हुआ है. मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है ये. इसमें ऑर्गेनाइजेशंस की बात होती है, डेवलपमेंट की बात होती है ह्यूमन सोसाइटी के. इसमें कुछ फैक्टर्स भी हैं जो कि एक पर्टिकुलर स्टेट के डेवलपमेंट के लिए बताए जाते हैं या फिर एक स्टेट के ओरिजिन के लिए बताए जाते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट टॉपिक होंगे. इतने में ही हम ये थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे. तो अब हम इसके फैक्टर पढ़ते हैं. सो फैक्टर्स ऑफ ऑरिजिन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट. 5 फैक्टर मेनली हम पढ़ेंगे. पहला है किंगशिप यानी कि राजशाही. फिर उसके बाद रिलीजन, धर्म, हमारे कस्टम्स, फोर्स, बल, जो हम मतलब किसी पे फोर्सफुली कुछ काम कराएं वो वाला फोर्स भी यहाँ पे कवर हो जाएगा. इकोनॉमिक, आर्थिक या फाइनेंशियल अगर हम कुछ देखें तो. पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस मतलब पॉलिटिकल अफेयर्स, राजनीतिक आंकड़े. तो एक एक करके हम इनको इन डिटेल पढ़ लेते हैं. पहला हम पढ़ते हैं किंगशिप मतलब राजशाही, हेरिडिटरी सिस्टम या हम बोल सकते हैं मोनार्की. पहला, फैमिली इज द बेसिक यूनिट ऑफ द किंगशिप. मतलब किंगशिप जो होती थी या अब उस टाइम पे जब इवोल्यूशनरी थोड़ी इवॉल्व होनी शुरू हुई थी तो जो किंगशिप होती थी उसकी बेसिक यूनिट क्या थी? फैमिली. मतलब जो भी किंग बनेंगे वो हेरिडिटरी सिस्टम से बनेंगे, ब्लड से बनेंगे. ब्लड रिलेशन अगर होगा तभी वो किंग बनाया जाएगा, वरना किंग नहीं बनाया जाएगा. दूसरा, ब्लड रिलेशनशिप इज द बॉन्ड. मतलब जो फैमिली के बीच में बॉन्ड होना चाहिए वो ब्लड रिलेशन का होना चाहिए. सपोज एक कोई बंदा है, वो इस समय किंग है, उसके बाद उसका ब्लड रिलेशन मतलब उसके बेटा किंग बनेगा, फिर उसके बाद उस बेटे का बेटा बनेगा. इस तरीके से किंगशिप का उस टाइम पे चलन था. फिर उसके बाद अथॉरिटी ऑन द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ फैमिली. मतलब जो भी जो सत्ता है, अथॉरिटी है, वो फैमिली के सबसे बड़े इंसान पे उस टाइम पे मानी जाती थी. मतलब आज भी अगर हम देखें तो घर का मुखिया जो है वो सबसे बड़ा इंसान ही कहलाता है, बुजुर्ग लोग. तो उस टाइम पे भी यही था, जो सबसे बड़ा होगा घर में उसके पास अथॉरिटी थी, वही किंग बनाया जाएगा. ठीक है, पाट्रियाचल और मैट्रियाचल दोनों ही तरीके की फैमिली उस टाइम पे होती थी. मतलब पितृसत्मातक और मातृसत्मातक. मतलब जो जिसमें पापा लोग हेड हों, मेल्स हेड हों, और जिसमें फीमेल्स हेड हों. पॉलीगैमी भी उस टाइम पे प्रैक्टिस होती थी. मतलब एक लड़के के कई सारी पत्नियां. और पॉलीगैंट्री भी प्रैक्टिस होती थी, मतलब एक लड़की के कई सारे पति. दोनों ही तरीके के उस टाइम पे प्रैक्टिस बताई गई हैं. द पावर ऑफ द एल्डेस्ट मेंबर पास इनटू द पावर ऑफ द चीफ. मतलब बाद में क्या हुआ, जब और ज़्यादा इवोल्यूशन होने लगा सोसाइटी का या डेवलपमेंट होने लगा ह्यूमन सोसाइटी में, तो पता चलता है ये जो पावर एल्डेस्ट मेंबर में थी, मतलब जो फैमिली के सबसे हेड हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे? एल्डेस्ट मेंबर. ये जो चीज़ थी वो बाद में ट्रांसफर कर दी गई टू द चीफ. अब जो भी चीफ बनाए जाएंगे उनके पास पावर होगी, ना कि हेड के पास. ठीक है, तो ये वाली चीज़ ट्रांसफर की गई. नेक्स्ट जो बात की गई किंगशिप में वो ये बताया गया कि किंगशिप की वजह से ही सोसाइटी क्रिएट होती है. जो भी राजा जिस भी पर्टिकुलर सिटीजन्स को या वहाँ के लोगों को गवर्न करेगा वही उसकी सोसाइटी है, और सोसाइटी ही एक स्टेट को बनाती है. आई होप किंगशिप आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट जो है वो है रिलीजन यानी कि धर्म. धर्म को हम यहाँ पे कस्टम से भी रिलेट कर सकते हैं. अगर आप रिलीजन आपको याद ना हो तो आप कस्टम्स यानी कि रूढ़िवादी रीति रिवाज लिख सकते हो. वो भी दोनों ही चीज़ें ठीक हैं. सो मोस्ट पावरफुल एज ऑफ द कॉमन वर्शिप. जो रिलीजन है वो कॉमन वर्शिप के लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है. मतलब
जो भी इंसान किसी भी चीज़ की पूजा करे तो वो एक कॉमनली कोई एक सोसाइटी है, सपोज करिए हम आज के उसमें सिनेरियो में देखें तो हिंदू मुस्लिम है, तो मुस्लिम लोग जो है वो अपना वर्शिप अलग करते हैं, हिंदू लोग अपना वर्शिप अलग करते हैं। तो सबसे पावरफुल ये एलिमेंट बताया जाता है एज अ फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी कि यहाँ पे कॉमन वर्शिप से हम लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट कर लेते हैं और सोसाइटी को बना पाते हैं। इससे हमें डिसिप्लिन और सबमिशन दोनों ही चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जैसे हम लोग हिंदू हैं सपोज करिए, तो हिंदू लोग अपने हिंदू धर्म के अनुसार डिसिप्लिन में अलग रहेंगे, मुसलमान लोग अपने डिसिप्लिन में अलग रहेंगे। तो वो धर्मों पे ही डिपेंड करता है कि कौन सा धर्म क्या डिसिप्लिन और क्या सबमिशन हमें सिखा रहा है। तो इससे हमें ये भी सीखने को मिलता है। सेंस ऑफ द यूनिटी, हमें यूनिटी आती है कि हिंदू हिंदू भाई भाई, तो वही वाली यूनिटी है कि जो हिंदू है हम उनको भाई बहन की तरह क्रिएट मतलब मानेंगे, भले और किसी रिलीजन से हमारा थोड़ा भेदभाव है, लेकिन जो अपने रिलीजन के हैं, जो अपने धर्म के हैं, उनसे हमें यूनिटी आती है, यूनिटी सीखने को मिलती है। उसके बाद क्लोज रिलेशन बिटवीन देयर इज अ क्लोज रिलेशन बिटवीन द रिलीजन एंड द पॉलिटिक्स। बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशन है आज के भी सिनेरियो में अगर हम देखें तो पॉलिटिक्स और रिलीजन में। अब इनके बीच में जो क्लोज रिलेशन है वो कैसे है, एक थ्रू एग्जांपल समझते हैं कि जैसे जब भी इलेक्शन आते हैं पॉलिटिक्स में, तो इलेक्शंस में क्या होता है कि एक कोई भी सरकार हो पर्टिकुलर एक रिलीजन पे फोकस करती है कि इस बार इस रिलीजन के लोगों को हमें वोट दिलवाने हैं या इन लोगों को अपने बातों में लेना है ताकि लोग हमें वोट दें या इन लोगों के लिए काम करना है। तो इसलिए रिलीजन और पॉलिटिक्स का एक बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप है। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन ऑन पॉलिटिक्स एंड द गवर्नमेंट। जो रिलीजन का इन्फ्लुएंस है वो पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट दोनों ही चीज़ों पे होता है। पॉलिटिक्स कैसे, जैसे मैंने आपको बताया इलेक्शन के लिए, गवर्नमेंट पे कैसे, अगर पर्टिकुलर कोई रिलीजन मना कर दे, जैसे हिंदू है, हिंदू की सबसे ज़्यादा मतलब संख्या है इंडिया में, अगर हिंदू लोग मना कर दे कि हम इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट को वोट नहीं देंगे, तो वो गवर्नमेंट हार जाएगी या जीत जाएगी। तो इसलिए रिलीजन का इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पे भी रहता है और पॉलिटिक्स पे भी रहता है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है फोर्स। फोर्स का मतलब बल, मतलब जो भी आप फोर्स लगा रहे हैं एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, उससे मतलब है यहाँ पे। तो यहाँ पे वॉर और क्योर्शन, फोर्स क्रिएट्स स्टेट, मतलब वॉर जो फोर्स हो गया, कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेट को क्रिएट करने के लिए हम वॉर करते हैं, क्योर्शन का यूज़ करते हैं, मतलब डोमिनेंस का यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर स्टेट या तो हारता है या जीतता है और फिर उसकी टेरिटरी हम अपने अंडर ले लेते हैं। तो एक स्टेट को क्रिएट करने के लिए वॉर और क्योर्शन फोर्स का भी यूज़ किया जाता है। इंडिविजुअल लीडरशिप हैड एस्टेब्लिश्ड एंड दिस लीडर हैड द पावर टू यूज द फोर्स, मतलब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की लीडरशिप एस्टेब्लिश्ड हुई एज पर द इवॉल्विंग कंट्री, मतलब जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व होने लगी वैसे वैसे लीडरशिप भी इवॉल्व हुई। उससे क्या हुआ, जो भी लीडर सेलेक्ट किया जाएगा उसी के पास पावर होती है कि वो ये फोर्स जो है वॉर और क्योर्शन का उसको यूज में ला सके एक अपने पर्टिकुलर स्टेट की भलाई के लिए या दूसरे स्टेट को अपने अंडर लेने के लिए, जैसे कि कॉलोनिज्म हुआ करता था। जैसे कि हम एक पर्टिकुलर ब्रिटिश या इंग्लैंड की कॉलोनी बने हुए थे 200 साल तक, ठीक है। फैमिलीज एक्सपैंड इनटू द ट्राइब्स एंड द क्लैंस, मतलब जो फैमिलीज हैं वो धीरे करके ट्राइब्स और क्लैंस में भी और ज़्यादा एक्सपैंड होने लगी। उससे क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ी। अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनको गवर्न करने के लिए कई सारी चीज़ों की नीड रहती है, इसलिए एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज फोर्स की रिक्वायरमेंट रही थी ताकि ये जो ट्राइब्स और क्लैंस नए नए बनने लगे थे इनके एग्रेशंस को, इनके एक्सप्रेशंस को, इनके एक्शंस को गवर्न किया जा सके, चेक किया जा सके, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, द फोर्स वॉज वेरी सिग्निफिकेंट फैक्टर टू एस्टेब्लिश फॉर द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी फोर्स जो है बहुत सिग्निफिकेंट फैक्टर माना गया, क्योंकि ये जो फोर्स है इसी के थ्रू हम जो ट्राइब्स और क्लैंस हैं और जो भी पॉपुलेशन बढ़ने लगी थी इनकी वेलबींग के लिए इनकी चीज़ों को हम जान पाए और उसी की वजह से हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट कर पाए। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है इकोनॉमिक फैक्टर, यानी कि पैसा वगैरह, फाइनेंशियल इशू हम दो देखेंगे। तो इकोनॉमिक कंडीशंस डिटरमाइन द डेवलपमेंट ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के लिए पर्टिकुलर एक स्टेट की इकोनॉमिक कंडीशंस का भी बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है वो सबसे पहले देखेगी उसके पास कितना बजट है, जो भी बजट होगा उस हिसाब से वो अपने ईयर का पूरे का डेवलपमेंट लेके चलेगी कि उसको किस एरिया में किधर कितना डेवलपमेंट करना है। जैसे अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया में हर साल नया बजट आता है, उस बजट में हर साल परसेंटेज बदलती है कि जैसे हमको रोड्स को कितना खर्चा करना है, रोड्स पर कितना करना है। जैसे इस बार अगर हम देखें तो 50% जो खर्चा हो रहा है पूरे बजट का वो सब कुछ धार्मिक चीज़ों के लिए किया जा रहा है। तो इसलिए इकोनॉमिक फैक्टर जो है वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। फिर उसके बाद पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, मतलब वी रिक्वायर सम ऑर्गेनाइजेशन विच वुड प्रोवाइड अस इक्वालिटी एंड प्रॉपर्टी। मतलब पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है कि हमें कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशंस, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की रिक्वायरमेंट होती है जो कि हमें सिक्योरिटी एंड प्रॉपर्टी दोनों ही चीज़ें प्रोवाइड करा पाएँ ताकि हम अपनी लाइफ को पीसफुली जी सकें। नेसेसिटी ऑफ कॉमन अथॉरिटी टू सेटल डिस्प्यूट्स, जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं इन द सोसाइटी बिटवीन द पीपल्स अमंग द पीपल्स, उन सबके डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए, शांत करने के लिए हमें एक कॉमन अथॉरिटी की, एक कॉमन गवर्नमेंट की या एक कॉमन इंस्टीट्यूशन की नीड रहती है। ये जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनेगी उसकी हमें इसलिए भी नीड रहती है ताकि वो लॉ और ऑर्डर को एस्टेब्लिश कर पाए, टू एस्टेब्लिश लॉ एंड ऑर्डर, ताकि क्या हो, वो अच्छे से लॉ बनाएंगे, अच्छे से हमें कमांड देंगे, तभी तो हम अपने जो भी राइट्स हैं उनको अच्छे से एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो इसलिए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की भी नीड रहती है। अवेयरनेस ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल रिलेशन कंट्रीब्यूटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ स्टेट, मतलब जो भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है स्टेट की, उसका कंट्रीब्यूशन एक पर्टिकुलर चीज़ों के स्टेट के पॉलिटिकल और सोशल रिलेशंस के अवेयरनेस के लिए भी रहता है, ताकि वो लोगों को अवेयर कर पाएँ कि आज का जो भी माहौल चल रहा है पॉलिटिकली और सोशली क्या चल रहा है, ताकि वो सतर्क रहें, अवेयर रहें कि उनको कोई दिक्कत ना हो, वो अपने राइट्स का यूज़ करके अपने आसपास के माहौल को ठीक कर पाएँ, अच्छे से एक गुड एनवायरनमेंट को क्रिएट कर पाएँ। ठीक है, तो आई होप आपको इवोल्यूशनरी थ्योरी समझ में आई होगी। इवोल्यूशनरी थ्योरी में मेनली ये बताया जाता है कि क्रिएट जो स्टेट क्रिएट हुआ है वो ह्यूमन बींग्स में नहीं बनाया है, वो अपने आप ही इवॉल्व होता गया एज पर द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। ह्यूमन सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए कुछ फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताए, जैसे कि किंगशिप। उसमें बताया कि अगर किंगशिप होगी तो सोसाइटी बनेगी और सोसाइटी ही स्टेट को बनाती है।
फिर बताया रिलीजन जो है वो पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट और सोसाइटी पे बहुत अच्छा इंपैक्ट डालती है। रिलीजन की वजह से हम लोग यूनिटी में रहना सीखते हैं इन द सोसाइटी, जिससे क्या होता है, डेवलपमेंट होता है स्टेट का। उसके बाद फोर्स, स्टेट के डेवलपमेंट के लिए ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक पर्टिकुलर लीडर, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो भी लीडरशिप में आता है, जिसको भी हम सेलेक्ट करते हैं, उसी के पास राइट होता है कि वो ये फोर्स को अप्लाई कर सके। इकोनॉमिक फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही एक फैक्टर है जो कि एक पर्टिकुलर स्टेट के डेवलपमेंट को क्रिएट करता है, जैसे कि मैंने बजट वाला एग्जाम्पल दिया। पॉलिटिकल कंसर्न्स मतलब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होंगी तो हमें जो है लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से नहीं गवर्न करने को मिलेगा, डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होंगे। तो इसलिए जो स्टेट का डेवलपमेंट है वो पॉलिटिकल कंसर्न्स पे भी डिपेंड करता है। अगर वीडियो अच्छे से आपको समझ में आया सब कुछ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर कहीं पे कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं ट्राई करूँगी क्लियर करने का। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।